हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक करियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। तो आपके 3 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब 4th यूनिट चलेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि तो आपके फ्रेंड्स वगैरह की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं 4th यूनिट। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है। उससे पहले आप ये बता दीजिए कि आपको क्या यूनिट नंबर 4 जो है आपकी, उसका नाम पता है। नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। पाठ्यचर्या का आधुनिक प्रत्यय, यानी कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो दिया हुआ है, कौन सा पाठ्यक्रम संरचना जो है 2005 इस सिद्धांत में नहीं है, जो कि 2005 का एक सिद्धांत नहीं है, ये बताना है आपको। तो संतुलित विकास का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निरंकुशता का सिद्धांत। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम संरचना 2005 थी, उसमें संतुलित विकास का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, मानवता का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत थे, ठीक है। तो यहाँ पर निरंकुशता का सिद्धांत नहीं था। आंसर हो गया डी, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी। यूजीसी, एनसीईआरटी, भारत सरकार, शिक्षा विभाग। तो ये जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 जो तैयार की गई है, वो एनसीईआरटी के द्वारा तैयार की गई है। आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का नहीं है। संतुलित विकास का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, मानवता का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि धर्म का सिद्धांत जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का नहीं है, ठीक है। तो दो हो गए, निरंकुशता का सिद्धांत और धर्म का सिद्धांत अगर आ जाए तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का नहीं है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का विभाग है। विद्यार्थी, शिक्षण, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं शिक्षण प्रक्रिया के भाग हैं। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है। कक्षा 1 से 12, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 12, तो कक्षा 6 से 10 कक्षा। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो एनसीईआरटी ने बनाया है, वो 1 से लेकर 12 तक की कक्षाओं से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को कितने अध्यायों में बांटा गया है। 4, 5, 6, 7। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5 अध्यायों में बांटा गया है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वितीय अध्याय का नाम है। सीखना तथा ज्ञान, परिप्रेक्ष्य, कक्षागत वातावरण, क्रमिक सुधार। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का जो द्वितीय अध्याय है वो है सीखना तथा ज्ञान। आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में जो पीछे से लिखा होता है, आपने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, आओ देखें, ठीक है। ये हिंदी की बुक में आता था, ठीक है। वो उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा जो पार्ट है वो सीखना तथा ज्ञान है, ठीक है। द्वितीय अध्याय हो गया। अच्छा, क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह किसने कहा है। आंसर हो जाएगा पी रेन, यानी कि पी रेन ने कहा है कि प्रधानाध्यापक जो है जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, ठीक है। आंसर हो गया सी। अच्छा, ये किसने एक और है कि अगर शिक्षक जन्मजात होता है तो वो शिक्षक जन्मजात नहीं होता, ठीक है। प्रधानाध्यापक जन्मजात और निर्मित दोनों होता है, ठीक है। अगला है, नीतियों का निर्माण किया जाता है संगठन में, प्रशासन में, संप्रेषण में, आ एवं बा दोनों में। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नीतियों का निर्माण जो किया जाता है वो संगठन और प्रशासन दोनों में किया जाता है, ठीक है। संप्रेषण में नीतियों का निर्माण नहीं किया जाता। योजना आयोग 1950 ने कितने वर्ष की विद्यालय शिक्षा पर बल दिया। तो योजना आयोग ने कितने वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा यानी कि ए, 12 वर्ष पर शिक्षा पर बल दिया है किसने, योजना आयोग 1950 ने।
नई शिक्षा नीति में किनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा? शिक्षकों की, छात्रों की, शिक्षण संस्थाओं की, उपरोक्त सभी की। तो नई शिक्षा नीति में यानी कि शिक्षकों, छात्रों और शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा, सभी की, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला है प्रारंभिक शिक्षा होती है 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 1 से 8 तक, उपरोक्त कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 से 5 तक जो होती है वो प्रारंभिक शिक्षा होती है, क्लास 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, आंसर हो गया ए। प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष तक बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है? 14 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 16 वर्ष। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष तक के बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 14 वर्ष के लिए। ठीक है, अगला है गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सोचने, समझने, विश्लेषण करने, तर्क संगत विचार करने जो है गणितीय विषय पाठ्यक्रम का बालकों के लिए ध्यान में रखकर स्तर बनाना चाहिए। अगला है पूर्व बाल्यावस्था में बालकों का किस किस प्रकार विकास होता है? तो स्वास्थ्य, सामाजिक, तर्कसंगत विचार करके उपरोक्त सभी। तो पूर्व बाल्यावस्था में स्वास्थ्य, सामाजिक, तर्कसंगत विचार करके बालकों का विकास होता है। अगला है शिक्षा के मुख्य अंग कौन से हैं? ऑप्शन है अध्यापक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं शिक्षा के अंग हैं, अध्यापक भी, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम भी। अगला है नया पाठ्यक्रम 2005 किन जगहों पर सभा आयोजित करके तैयार किया गया? मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर, शिलांग, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जगह नया पाठ्यक्रम 2005 सभा आयोजित करके तैयार किया गया था। ठीक है, मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर, शिलांग, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? लोकतांत्रिक, नागरिक का विकास, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व के लिए शिक्षा, धार्मिक प्रवृत्ति का विकास। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति का विकास जो है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अगला है पाठ्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य मुख्य आधार है। पाठ्यक्रम आयोजित करने का मुख्य आधार है बालकों का आयु वर्ग, बालकों का मानसिक क्षमता, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बालकों का आयु वर्ग और बालकों की मानसिक क्षमता आयोजित करने का मुख्य आधार पाठ्यक्रम का है। ठीक है, अगला है लड़कियों हेतु पाठ्यक्रम में कौन से विषय रखे गए हैं? पाक शिक्षा, गृह कार्य, सिलाई कढ़ाई, स्वास्थ्य शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं, पाक शिक्षा मतलब घरेलू किचन वाला सामान, खाना पकाना मतलब पाक शिक्षा। ठीक है, ये सभी जो हैं उपरोक्त सभी कार्य रखे गए हैं लड़कियों हेतु पाठ्यक्रम में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या? डी। पाठ्यक्रम के निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? अनुभवों की पूर्णता, सरलता, विषयों का सहसंबंध, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है पाठ्यक्रम के निर्माण के मुख्य सिद्धांत अनुभवों की पूर्णता, सरलता और विषयों का सहसंबंध है। ठीक है, अगला है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो करिकुलम शब्द की लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। आंसर हो जाएगा बी। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीईआरटी की कार्यकारिता बैठक को किस दिन बुलाया था? बताइए। 21 जून 2004, सॉरी 21 जून 2004, 15 सितंबर 2004, 14 जुलाई 2004, 15 अगस्त 2004। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 14 जुलाई 2004 को क्या किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीईआरटी ठीक है की कार्यकारी बैठक को बुलाया था। ठीक है, आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का जीवन दर्शन, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक की जाति। आंसर हो जाएगा डी, यानी शिक्षक की जाति जो है निम्नलिखित में से सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती। ठीक है, शिक्षक की जाति से कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया? 4, 5, 6, 7। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि 6 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षा 2009 को
6 भागों में 6 अध्यायों में विभाजित किया गया। अगला है उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधाकृष्णन आयोग का गठन कब किया गया? 1947, 1948, 1949, 1950। आंसर हो जाएगा सी, यानी 1949 में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधाकृष्ण आयोग का गठन किया गया। कितना? 1949, 1949 में किसका? राधाकृष्ण आयोग का। ठीक है। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया? 1930, 1937, 1935, 1940। तो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास जो है 1937 में किया। आंसर हो गया बी, 1937, 1937। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम निर्माण परिकल्पना का निर्धारक तत्व है? क्षेत्र, एकीकरण, क्रम। आंसर हो गया उपरोक्त सभी। ठीक है। तो ये सभी जो हैं क्या हैं? क्षेत्र, एकीकरण, क्रम, एकीकरण और क्रम तत्व पाठ्यक्रम निर्माण परिकल्पना का निर्धारक तत्व है। ठीक है। आंसर हो गया डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है? प्रकार उपागम, अनुदेशन उपागम, अनुभव उपागम या कक्षा पाठ्य वस्तु उपागम। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रकार उपागम जो है वो क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है। प्रकार उपागम यानी कि उपागम का कोई प्रकार नहीं होता। ये प्रकार तो है, अनुदेशन उपागम है, अनुभव उपागम है, पर जो है प्रकार उपागम कुछ ऐसा शब्द नहीं होता। ठीक है। कक्षा पाठ्य वस्तु उपागम है, ये सारे उपागम हैं उसके। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम चयन हेतु मानदंड नहीं है? देखिए, नहीं वाले शब्द जो होते हैं ना, वो नहीं याद मत किया करिए। आप क्या करिए, जो हैं उनको याद कर लीजिए, नहीं तो अपने आप लग जाएगा। ठीक है। छात्रों की रुचि, बाल केंद्र, छात्रों का आर्थिक स्तर, छात्रों की योग्यता। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम चयन के मानदंड हेतु छात्रों का आर्थिक स्तर से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला है बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व, 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या 18 वर्ष बाद। तो बालक के विकास की प्रक्रिया जो विकास से संबंधित होता है, वृद्धि है, वृद्धि होती है, वो शारीरिक होती है। ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके की होती है, पर वृद्धि का मतलब बढ़ना। ठीक है। तो वो बाह्य संरचना से तात्पर्य रखती है, तो वो क्या? जन्म से पूर्व। ठीक है। तो जन्म से पूर्व ही बालक के विकास की प्रक्रिया, विकास की शुरुआत होती है। ठीक है। आंसर हो गया ए। अगला है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है हरलॉक का, थॉर्नडाइक का, नन का, गैरेट का। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हरलॉक का यह कथन है। क्या है? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अगला है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त तीनों। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त तीनों ही शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है। अगला है एज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं पूर्ण किशोरावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था, उपरोक्त सभी। आंसर हो गया ए, पूर्ण किशोरावस्था जो है एज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है। एज ऑफ पॉवर्टी किसे कहते हैं? पूर्ण किशोरावस्था को कहते हैं। निम्नलिखित में से कारक व्यक्ति की बुद्धि या विकास को प्रभावित करता है। भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता कारक व्यक्ति की बुद्धि या विकास को प्रभावित करता है। आंसर हो गया डी, उपरोक्त सभी। अगला है किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? तो 12 से 14 वर्ष की, 13 से 15 वर्ष या 10 से 12 वर्ष, 11 से 12 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 12 से 14 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं वो तेज़ी से बढ़ती हैं। अगला है विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार हैं। दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, श्रवणबाधित, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो गया डी, उपरोक्त सभी जो है विशिष्ट बालकों के प्रमुख कारक हैं। वो दृष्टिबाधित हो सकता है, अस्थिबाधित हो सकता है, श्रवणबाधित हो सकता है। वो सभी जो है क्या हो जाएंगे? विशिष्ट बालक हो जाएंगे। ठीक है। विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है, विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है क्या? प्रतिभाशाली बालक, उच्च विषय बुद्धिलब्धि, सृजनात्मक बालक, उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट बालक जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, प्रतिभाशाली भी हो सकता है, उच्च बुद्धिलब्धि वाला हो सकता है, सृजनात्मक बालक हो सकता है, दृष्टिबाधित हो सकता है, अस्थिबाधित हो सकता है,
श्रवण बाधित हो सकता है, तो विशिष्ट बालक किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो विशिष्ट बालक हो गया आंसर ए, यानी कि प्रतिभा, विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, आंसर हो गया ए। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक, आंसर ए। ठीक है, उच्च बुद्धि वाला तो इंटेलिजेंट हो जाएगा, यानी कि इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान। ठीक है, और सृजनात्मक बालक वो सामान्य होगा। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बालक होगा विशिष्ट होगा। ठीक है, आंसर हो गया ए। अगला है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि होती है 110 से 120 तक, 140 से ऊपर, 90 से 80 तक, 50 से 60 तक। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि जो है 140 से ऊपर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 140 से ऊपर। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग सा है। मानसिक रूप से पिछड़ा बालक होगा तो उसकी बुद्धिलब्धि 140 से ऊपर 1% सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि जो है कम होनी चाहिए। ठीक है, देख लीजिए इसको, थोड़ा प्रॉब्लम में है ये सवाल। ठीक है, अगला है प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, समाज में समायोजन, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है। परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, समाज में समायोजन, ये सभी प्रतिभाशाली बालक की समस्याएं हैं। अगला है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है योग्य शिक्षक, विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। आंसर है डी, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का व्यवस्था का स्वरूप योग्य शिक्षक, विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट कार्यक्रम, ये सभी प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का व्यवस्था का स्वरूप है। अगला है मंद अधिगामी बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है शैक्षिक उपलब्धि, मानसिक स्तर, उपरोक्त दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शैक्षिक उपलब्धि जो है मंद अधिगामी बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है। अगला है दृष्टिबाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं श्रवण इंद्रियों से, स्पर्श इंद्रियों से, उपरोक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपरोक्त दोनों से दृष्टिबाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं। अगला है श्रवण बाधितों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण में प्रयुक्त करते हैं ओठों का प्रशिक्षण, वाणी का प्रशिक्षण, सांकेतिक भाषा, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि श्रवण बाधितों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण में प्रयुक्त सांकेतिक भाषा करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओठों के प्रशिक्षण के लिए, वाणी के प्रशिक्षण के लिए, सभी के लिए क्या करते हैं? श्रवण बाधिता के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए प्रयोग करते हैं, सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है बालक के सामान्य व्यवहार तथा विशिष्ट व्यवहार में वही संबंध है जो पाया जाता है आवश्यकता एवं उद्देश्य में, आवश्यकता एवं लक्ष्य में, आवश्यकता एवं प्रलोभन में, आवश्यकता एवं वचन में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि आवश्यकता एवं लक्ष्य में बालक के सामान्य व्यवहार और विशिष्ट व्यवहार में वही संबंध है जो पाया जाता है आवश्यकता एवं लक्ष्य में। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया है? परीक्षा तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में, व्यवसायीकरण में, अनुसंधान पर, निर्देशन पर। आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवसायी क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया है। ठीक है, आंसर हो गया बी। छात्रों को अपने ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने हेतु क्या करना चाहिए? नवीन उदाहरण देंगे, शिक्षण के समय भिन्न भिन्न उदाहरण पर बल देंगे, गृह कार्य पर बल देंगे, उपरोक्त सभी कार्य पर करेंगे। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि छात्रों को अपने ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने हेतु शिक्षण के समय भिन्न भिन्न उदाहरण पर बल देंगे। अगला है पर्यावरण शिक्षा को प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है क्योंकि पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, पर्यावरण से बचना मुश्किल है, इससे पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा, इससे शिक्षकों को रोजगार मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पर्यावरण से जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा से यही महत्वपूर्ण है, अंग है। ठीक है, आपके इस पार्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है,
आइए चलते हैं सेकंड लास्ट पर। पाठ्य वस्तु को भली प्रकार स्मरण करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उचित है? पाठ्य वस्तु को बार बार दोहराएंगे, सही उत्तर को पुनरावृत्ति करेंगे, पाठ्य वस्तु पर कक्षा में प्रश्न हल कराएंगे, गलत उत्तर पर दंड देंगे। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी सही उत्तर को पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, आंसर हो गया बी। अगला है, हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार इस कारण से नहीं हो पाता क्योंकि राजनीतिक उदासीन है, प्रशासन उदासीन है, शिक्षक उदासीन है, जनता उदासीन है। तो हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार इस कारण नहीं हो पाता क्योंकि शिक्षक उदासीन है। ठीक है, आंसर हो गया सी। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी यानी कि प्रेस कर दें और लाइक करें। कमेंट जो भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी क्या हो जाए, थोड़ी हेल्प हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।